आरोप है कि अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर में जो चंदा श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया, उस चढ़ावे के पैसों में से लगभग 200 करोड़ रुपए चोरी हो गए। ये आरोप है। ये दावा है कि जिन लोगों ने ये चोरी की, उन्होंने कई प्लॉट खरीद लिए हैं, अलग अलग जगहों पर जमीन खरीदी है, दुकानें खरीद ली हैं, नई नई जमीनें वो खरीद रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। इस देश की ना जाने कितनी पीढ़ियां हैं जिन्होंने अयोध्या की राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने का सपना देखा, इसके लिए संघर्ष किया, गोलियां तक खाई, तब जाकर लगभग 500 सालों के बाद भगवान श्री राम की प्रतिमा उनकी इस जन्मभूमि पर स्थापित हुई। ये तस्वीरें आज भी आप लोग भूले नहीं होंगे। 22 जनवरी 2024 को जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया, तब पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव मना। हर घर में दिए जले। भगवान श्री राम का उनकी जन्मभूमि पर लौटने का अद्भुत अकल्पनीय दृश्य भी इस देश में देखा गया। लेकिन आज इसी देश के लोगों को यह सुनना पड़ रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के दान पात्रों से 200 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हो गया, जिसकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 सदस्यों की एक एसआईटी भी बना दी। तो हमने सोचा कि आज इसके लिए, चूंकि अब तो एसआईटी की टीम भी बन गई है जांच करने के लिए, तो सवाल यह है कि जो तथ्य अभी तक जानकारी में है वो हम आपके सामने उसी तरीके से रखें ताकि आप भी समझ जाएं कि आखिर पूरी खबर है क्या। क्योंकि कई लोग ऐसे अवसर का इस्तेमाल करके अफवाह भी फैलाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि जांच की जरूरत सामने आई, एसआईटी की टीम गठित की गई है। आज भी इस एसआईटी ने लगातार दूसरे दिन अपनी जांच को जारी रखा और अब इस मामले को लेकर ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो बहुत सीरियस हैं, काफी संगीन है। ये पूरा मामला पहली बार 7 जून को तब उठा जब समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने यह आरोप लगाया कि राम मंदिर की दान पेटियों से कम 5 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हुआ है। अब इसके बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। उत्तर प्रदेश के कुछ अखबारों में लिखा गया कि वो चंदा चुराया गया है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध हो सकता है। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज आज तक किसी ने देखा नहीं और इन आरोपों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी लगातार खारिज कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले की जांच करा रही है और जब सरकार द्वारा किसी मामले की जांच कराई जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि इस मामले में जरूर कुछ संदिग्ध है और वो संदिग्ध क्या है उसे ही आज हम आपको समझाना चाहते हैं कि भाई ऐसी क्या बातें हैं जो शक पैदा कर रही है। असल में भगवान राम के मंदिर और उनके पूरे परिसर में कुल 40 दान पेटियां लगाई गई हैं, ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंदिर आने वाले लोग अपनी श्रद्धा से दान देते हैं। अब आरोप यह है कि दान पेटियों में हर रोज जो पैसा आता है उसमें से कुछ चंदे को गिनती से पहले या गिनती के दौरान चुरा लिया जाता है। यह भी तब होता था जब चंदे की गिनती के लिए एक व्यवस्था यहां पर बनाई गई थी। ये एआई वीडियो है जिससे हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऐसे दान पत्र हैं, 40 दान पत्र, और फिर कैसी व्यवस्था की गई है वहां पर काउंटिंग के लिए। आरोप है कि काउंटिंग से पहले या काउंटिंग के दौरान निकाल लिया जाता है पैसा। अब ये पूरा जो काउंटिंग का काम है ये सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होता था। सबसे गंभीर आरोप यह है कि चंदे का सबसे बड़ा हिस्सा महाकुंभ के दौरान चुराया गया। महाकुंभ के वक्त बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज के बाद भगवान राम के मंदिर आ रहे थे। भाई प्रयागराज तक तो जो पहुंचे कुंभ के लिए, तो वहां से इतना करीब, वहां तक आने के बाद भगवान राम के मंदिर में जरूर जाएं, जिससे मंदिर प्रशासन को काफी दान मिला। और आरोप है कि उन्हीं दिनों में महाकुंभ के दौरान हर दिन दान पेटियों से 10 लाख, 15 लाख ऐसे चोरी हुई। जिन लोगों द्वारा ये चोरी की गई उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन इन लोगों ने ही चोरी की है इसके अभी प्रमाण नहीं आए हैं, लेकिन इन पर आरोप है। हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें मुख्य रूप से अभी 6 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राजेश पाठक, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, केडी तिवारी और मनीष यादव शामिल हैं। ये सारे वो लोग हैं जो चंदे की गिनती या मंदिर प्रशासन के कामकाज से जुड़े हुए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें भी लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस को 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। पुलिस ने अब तक ये नहीं बताया है कि इस पैसे का संबंध राम मंदिर से चोरी हुए चंदे से है या फिर नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि इतना कैश इस व्यक्ति के घर में कैसे आया।
कैश का मतलब है नकद से, और आप सब जानते हैं कि दान पेटियों में जो चंदा लोग देते हैं वो जाहिर तौर पर नकद में ही देते हैं। दूसरे मुख्य आरोपी का नाम है रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव। उन्हें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का सबसे करीबी माना जाता है। एक जमाने में टिन्नू यादव ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे, बाद में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े, धीरे धीरे चंपत राय के खास बन गए। हमारे पास ऐसी रिपोर्ट है जिससे ये पता चलता है कि टिन्नू यादव को राम मंदिर में वीवीआईपी गेट से एंट्री मिलती थी। मंदिर में चंदे की गिनती का जो काम होता था उसमें भी इस व्यक्ति की भूमिका थी। और यह भी आरोप लग रहा है कि एक बार चंदे में गड़बड़ी के आरोप लगने पर 2021 में टिन्नू यादव ने 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी थी। आरोप बहुत गंभीर है, यानी यह व्यक्ति बहुत ताकतवर था। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में दावा है कि टिन्नू यादव की संपत्ति पिछले 4 से 5 सालों में तेजी से बढ़ी है। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या ऐसी व्यवस्था में मंदिर के चंदे से 200 करोड़ रुपए का चंदा चुराना मुमकिन है? साल 2024-25 में भगवान राम के मंदिर में जो कुल दान हुआ, कुल आय है एक तरह से समझिए, वो 327 करोड़ रुपए थी, 327 करोड़। इनमें 153 करोड़ रुपए सिर्फ चंदे दान पेटियों में मिले दान से आए। 153 करोड़ का मतलब यह हुआ कि भगवान श्री राम के मंदिर को हर महीने 12 करोड़ 75 लाख मिले। हर दिन कितना हो गया? 42 लाख। अब अगर हम ये मान लें कि पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, तो इसका मतलब है कि हर दिन मंदिर के चंदे से 27 लाख रुपए चुराए गए, तभी जाकर ये 200 करोड़ का हो सकता है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि भाई अलग अलग किसी दिन नहीं किया गया, किसी दिन ज्यादा अमाउंट निकाला गया, कई सारे तरीके से ये पैसा चुराया जा सकता है। लेकिन 42 लाख रोज पहुंच रहा है, उसमें से 27 लाख क्या चोरी हो रहे थे? यानी अगर ये चोरी हुई है तो आरोपियों ने बहुत बड़े स्तर पर राम मंदिर के चढ़ावे को निशाना बनाया और कोई इसे रोक नहीं पाया। अगर इस आरोप में दम है और वाकई चोरी का यह आंकड़ा 200 करोड़ है। जब यह मामला 7 जून को पहली बार सामने आया तब 5 से 7.5 करोड़ का चंदा चुराने का आरोप था। लेकिन अभी अगर आप देखिए सोशल मीडिया पर यह नंबर 200 करोड़ का चल रहा है और खूब चर्चा भी बटोर रहा है। लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते। हम आपको इतना बता सकते हैं कि मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा है, सरकार इसकी जांच करा रही है और कुछ लोग इसमें संदिग्ध माने जा रहे हैं, लेकिन बाकी दावे अभी बिना पुष्टि के चलाए जा रहे हैं। यह भी दावा है कि सोना, चांदी, हीरे, माणिक्य, जो मणि है अष्टधातु की, जो 1250 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी, वो अब गायब हो चुकी है। तो ये दावा राम मंदिर से जुड़े रहे धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने लगाया है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये शिलाएं साल 2000 में ही गायब हो गई थी। हालांकि मंदिर ट्रस्ट इन आरोपों को सही नहीं मानता। सुनिए। जो 1250 राम शिलाएं, प्राण प्रतिष्ठित राम शिलाएं पूजित होकर आई थी, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मणिमाणिक्यों की, 1.25 करोड़ तो आई थी ईंटों की, मिट्टी की पकाई हुई ईंटें, और बाकी सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मणिमाणिक्यों की थी, वो सब इसी ने चोरी करके बेच लिया सन 2002 में। तो ये तो पुराना चोर है, कौन नहीं जानता इसको। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। ये मामला फिलहाल इतना बड़ा हो गया है कि इसकी शिकायत प्रधानमंत्री दफ्तर तक पहुंची और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एसआईआर बनाई है उसे माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है उसे 7 दिन में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट देनी होगी, 7 दिन के अंदर, और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट। लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि उन्हें सरकार की जांच पर भरोसा नहीं, इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। 7 जून को जब पहली बार यह आरोप लगा कि राम मंदिर की दान पेटियों से पैसा चुराया जा रहा है, तब किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि इस चोरी का दायरा कितना बड़ा होगा, इसमें कौन कौन शामिल होगा। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि यह पहला ऐसा मामला हो सकता है जिसमें हर व्यक्ति शक के घेरे में है। आप गिनते जाइए, हम आपको बताते जाते हैं। सबसे पहले जो कर्मचारी चढ़ावे का पैसा गिनते थे, शक उन पर है। फिर जो इन कर्मचारियों की निगरानी करते थे, शक उन पर है। जो कर्मचारी चढ़ावे का पैसा बैंक में जमा करने के लिए ले जाते थे, शक उन पर भी है। जो बैंक कर्मी हर दिन मिले दान का हिसाब रखते थे, रजिस्टर में उसकी एंट्री करते थे, शक उन पर भी है।
जो कर्मचारी दान पेटियों को उठाकर सीसीटीवी वाले कमरे में लेकर जाते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों का संचालन देखते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी गेट चेकिंग पर खड़े होते थे, जिनको फ्रिस्किंग करनी थी आते जाते लोगों की, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी मंदिर से बाहर जाने वाले कर्मचारियों की तलाशी लेते थे, उन पर भी शक है। फिर जो कर्मचारी मंदिर का प्रबंधन देखते थे, उन पर भी शक है। इसके बाद जो कर्मचारी वीवीआईपी पास जारी करते थे, उन पर भी शक है। जबकि चढ़ावे को गिनने से लेकर उसे जमा कराने तक में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी ये शक के दायरे में है। इसके बाद जो कर्मचारी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नजदीकी थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी मंदिर के बड़े पदाधिकारियों की गाड़ी चलाते थे, शक उन पर भी है। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। हमारा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। कुल 200 कर्मचारी एसआईटी के शक के घेरे में हैं, जिनमें से 125 कर्मचारी और पदाधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। अब सोचिए, अभी तो ये चोरी साबित नहीं हुई है, लेकिन 29 जून को एसआईटी ने अगर इसे स्वीकार कर लिया और इसमें इतनी बड़ी मिलीभगत साबित हो गई, तो फिर ये चोरी कहां रहेगी? ये लूट होगी। ऐसी लूट जिसमें इन लोगों ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने उनके इस पवित्र मंदिर को भी नहीं छोड़ा। ये मामला कितना गंभीर और कितना संजीदा है, इसका अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे, तो मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उनके साथ नहीं थे। उनकी जगह उनके प्रतिनिधि को भेजा गया था। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों ने मंदिर बनने के लिए 500 सालों का इंतजार किया, लेकिन अब उन्हें सिर्फ 15 दिन का इंतजार और करना है। और 29 जून को इस चोरी का पूरा सच देश के सामने होगा। यहाँ आरोप यही लग रहे हैं कि जिस कमरे में चढ़ावे का पैसा गिना जाता था, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से छेड़छाड़ की गई। और इस छेड़छाड़ के लिए जिन आरोपों को शक के घेरे में माना जा रहा है, वो तो यहीं पर टिके हुए थे, कभी बाहर ट्रांसफर नहीं हुआ। जब मंदिर नहीं बना था तब भी वो यहीं थे, तभी इतने लंबे समय से यहां पर है। जब मंदिर बना तब भी वो यहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, जिस रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव की भूमिका अभी संदिग्ध मानी जा रही है, वो इस आरएमओ का एकदम खास था, जबकि महासचिव चंपत राय टिन्नू यादव को अपना खास मानते थे। इसके अलावा जो राम मंदिर चौकी इंचार्ज थे, उनकी 5 साल से तैनाती नहीं बदली है। अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे से आज मैंने बात की। उन्होंने हमें यह बताया कि जो महिपाल सिंह पहले राम मंदिर के चढ़ावे की निगरानी करते थे, उन्होंने इस चोरी की शिकायत की थी। ऐसा नहीं है कि मंदिरों के चढ़ावे में पहली बार हेराफेरी और गबन के आरोप लग रहे हैं। जनवरी 2025 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में एक संविदा कर्मचारी को सोना चुराते हुए पकड़ा गया। वो 2 साल से दान पेटी में जमा राशि की गिनती और छटाई कर रहा था, लेकिन इसके बाद एक दिन वो रंगे हाथ भंडार गृह से 100 ग्राम सोने के बिस्कुट चुराते हुए पकड़ा गया। दिसंबर 2025 में तिरुपति मंदिर की दान पेटियों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी और घोटाले के आरोप लगे, जिसे इस मंदिर के इतिहास की सबसे बड़ी लूट बताया जा रहा है। इसी तरह 2 जून 2025 में शिरडी साईं बाबा मंदिर में 30 साल से कार्यरत स्थायी कर्मी बाला साहब नारायण गोंदकर ने हुंडी के चढ़ावे में कि उसकी गिनती के दौरान लाखों रुपए चुराए, और इस दौरान उसकी ये चोरी सीसीटीवी कैमरों में पकड़ी गई। साल 2019 में केरल के सबरीमाला मंदिर में मूर्तियों पर जो सोने की परत चढ़ाई गई थी, उस सोने की भी चोरी के आरोप लगे, जिसकी आज तक जांच चल रही है। और इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था अपनाने की सख्त जरूरत है, जिससे मंदिरों में चोरियों को रोका जा सके। कई मंदिर, जैसे माता वैष्णो देवी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, जिसे बाकी मंदिर भी सीख सकते हैं। तस्वीरें लेबनान, गाजा या फिर ईरान की नहीं है। जिस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट, खाड़ी देशों पर है, तब देखिए रशिया और यूक्रेन युद्ध की आग ने भयानक रूप ले लिया है। बात यहां तक पहुंच गई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन जलेगा तो फिर मॉस्को भी जलेगा। ये सारी तस्वीरें रशिया की राजधानी मॉस्को से आ रही हैं, जहां यूक्रेन ने इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला कर दिया है।
CNN तो अपनी रिपोर्ट में यह भी लिख रहा है कि यूक्रेन ने जितना बड़ा हमला रशिया पर किया है, उतना बड़ा हमला इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस हमले की संजीदगी को इसी बात से समझा जा सकता है कि मॉस्को में जो 4 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उन सभी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इनमें शेरेमेत्योवे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी शामिल है, जो मॉस्को ही नहीं बल्कि पूरे रशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। रशिया के मुताबिक यूक्रेन ने पूरे देश पर 1000 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन्स, कुल 4 क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया है। 7 लोग घायल हुए हैं। मॉस्को के मेयर के मुताबिक रशिया की राजधानी में एंटी एयर डिफेंस सिस्टम अब तक कुल 194 ड्रोन्स को हवा में नष्ट कर चुका है। और यह सब होने के बाद यूक्रेन मॉस्को की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर बारूद बरसाने में कामयाब हो गया है। इसे कापोतन्या तेल रिफाइनरी भी कहा जाता है, जो क्रेमलिन से 15 किलोमीटर दूर है। और क्रेमलिन वही जगह है जहां से राष्ट्रपति पुतिन रशिया की सरकार चलाते हैं। क्रेमलिन वही जगह है जहां पर हमने जाकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू किया था। वहां से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर आज ये सब हो रहा है। देखिए, यूक्रेन ने लगातार तीसरी बार इस तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे रशिया को बहुत भारी नुकसान की आशंका है। जिस वक्त इस तेल रिफाइनरी में बड़ा विस्फोट हुआ, इसके ऊपर एक ऑयल टैंक का ढक्कन हवा में उड़ गया, तब मॉस्को में दहशत फैल गई। काले धुएं का गुबार और जलते हुए तेल के कण और काले हवा में घुलने से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इसके बाद जब हल्की बारिश शुरू हुई तो तेल के यही कण बारिश के साथ नीचे गिरने लगे, जिसे स्थानीय लोगों ने ब्लैक रेन बताया है। हालांकि रशिया की सरकार ने ब्लैक रेन होने की बात को खारिज किया है। यह कहा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसके मुताबिक अमेरिका के बाद रशिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना है, जबकि यूक्रेन की सेना इस सूची में 20वें स्थान पर आती है। लेकिन फिर भी यूक्रेन ने जिस तरह से मॉस्को और रशिया के दूसरे शहरों पर हमले किए हैं, वो दुनिया को हैरान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यूक्रेन से मॉस्को की दूरी 500 किलोमीटर है और इस दौरान बीच में रशिया ने कई एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन रशिया के रक्षा कवच को भेदने में न सिर्फ कामयाब हो रहा है, बल्कि रशिया से ऐसी तस्वीरें बाहर आ रही हैं जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। देखिए, यूक्रेन के हमलों के बाद रशिया ने भी पलटवार करते हुए 239 आत्मघाती ड्रोन्स, 7 क्रूज मिसाइल्स यूक्रेन पर दागी, जिनमें यूक्रेन को दूसरी तरफ भारी नुकसान हुआ है। अब यूक्रेन की हालत देखिए। अब यह समझिए कि यह युद्ध अचानक से क्यों भड़का। इसका ईरान युद्ध से आखिर कनेक्शन क्या है? असल में यहां भी भारी लड़ाई तेल की है। ईरान युद्ध के कारण रशिया के कच्चे तेल की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। जो रशिया पहले प्रतिबंधों के कारण अपना कच्चा तेल सिर्फ कुछ देशों को बेच रहा था, वो अब कई देशों को तेल की आपूर्ति कर रहा है। भाई, खाड़ी देशों में ऐसी हालत है, मिडिल ईस्ट से तेल जा नहीं रहा था, ऐसे में रशिया के लिए कमाई का मौका आया। इसके कारण कच्चे तेल के निर्यात में अमेरिका के बाद रशिया दूसरे स्थान पर आ गया और स्थिति यह है कि सऊदी अरब से ज्यादा तेल रशिया का बिक रहा है। और यही बात यूक्रेन को परेशान कर रही है। यूक्रेन को लगता है कि अगर रशिया तेल बेचकर ज्यादा पैसा कमाएगा तो वो ये पैसा युद्ध पर खर्च करेगा। युद्ध पर ये पैसा खर्च होगा तो रशिया को यूक्रेन पर एडवांटेज मिल जाएगा। और यही वजह है कि यूक्रेन लगातार रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। रशिया में कुल 33 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिनमें से 24 पर यूक्रेन ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुका है और इसकी वजह से रशिया के कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अब ये मई महीने में देखिए 89,50,000 बैरल था, जून आते आते 87 लाख बैरल हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगा। अब क्योंकि यूक्रेन रशिया की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है, इसीलिए ये युद्ध अचानक से और भड़कने लगी है। और ये युद्ध भड़क रहा है, इस दौरान रशिया और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत इस वक्त अपना जो कच्चा तेल है, जानते हैं रशिया से हम कितना ले रहे हैं? 35 से 40% कच्चा तेल रशिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब हम ये उम्मीद में थे कि अब ईरान युद्ध खत्म होने से कच्चा तेल सस्ता हो सकता है, तब रशिया यूक्रेन युद्ध ने हमारी चिंता फिर से बढ़ा दी है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि जब ईरान युद्ध 3 महीने के बाद, अमेरिका ईरान युद्ध 3 महीने के बाद खत्म हो गया, तो यूक्रेन युद्ध 4 साल से अभी तक जारी क्यों है?
इसके पीछे बड़ी वजह है इलाकों की लड़ाई। राष्ट्रपति पुतिन क्या चाहते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के जिस 20% भूभाग पर कब्जा किया उसे यूक्रेन छोड़ दे, ये इलाके रशिया को मिले। और दूसरी मांग है यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। तीसरी मांग है कि यूक्रेन की सेना पर कुछ सीमाएं लगे। जबकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि उन्हें ये तीनों मांगे मंजूर नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये युद्ध कभी तभी खत्म होगा जब रशिया उसके इलाकों को वापस करेगा, यूक्रेन की संप्रभुता सीमाओं को बहाल किया जाएगा और भविष्य में रशिया दोबारा ऐसे हमले ना करने की गारंटी देगा, सुरक्षा गारंटी। इन्हीं सारी बातों पर यह युद्ध अब भी फंसा हुआ है और अब इसने एक नया रूप ले लिया। पूरी दुनिया में ये चिंता की बात पड़ रही है। आपको ये बताते हैं कि आज राष्ट्रपति ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि इजराइल ने बड़ा दुख दिया। जिस मेज को राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के लिए सजाया था, उस मेज को इजराइल ने अब जंग के मैदान में बदल कर रख दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू होने के बाद सिर्फ 14 घंटे बीते और 14 घंटे बाद ईरान ने अपने प्रतिनिधिमंडल को स्विट्जरलैंड भेजने से ही इनकार कर दिया है। यह वही स्विट्जरलैंड है जहां अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल डील के लिए 60 दिनों की बातचीत होनी है। आपको याद होगा, हमने एमओयू आपको दिखाया था। इस एमओयू में लिखा था कि 60 दिन तक बातचीत करके एमओयू पर जो भी फैसला है उसको फाइनल किया जाएगा और एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद यह बातचीत पूरी तरह फिक्स थी। लेकिन अमेरिका का आरोप है कि इजराइल उसकी बात नहीं मान रहा। इजराइल इस एमओयू को और पीस डील को खराब कर रहा है। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में दक्षिणी लेबनान पर इतना बारूद बरसाया कि यह बारूद अब बातचीत को बर्बाद कर रहा है। ईरान का सीधा आरोप है कि उसने जिस एमओयू पर हस्ताक्षर किए उसकी पहली शर्त यही थी कि लेबनान में भी सैन्य संघर्ष को खत्म किया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और इजराइल ने लेबनान में 20 से ज्यादा बड़े हमले किए तो ईरान ने अमेरिका को बातचीत के लिए नो कह दिया। और अब स्थिति यह है कि ना तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और ना ही ईरान अपना प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए भेज रहा है। सुनिए, ईरान ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इजराइल लेबनान में अपनी जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल के इजरायली हवाई हमलों और गोलीबारी में कम से कम 16 लोग मारे गए, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये लेबनान में इजराइल की बमबारी है। अब हालात ये है कि लेबनान के लोग इजराइल के हमलों के कारण पलायन कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए, तो लेबनान से पलायन करते लोग आपने देखे। इजराइल पर आरोप लग रहा है कि वो जानबूझकर अमेरिका और ईरान की डील तोड़वाने के लिए ऐसा कर रहा है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई नेतन्याहू इस डील को तोड़वा देंगे। और इसका कारण यही है कि इस डील से ईरान को ज्यादा फायदा हो रहा है। ईरान के तेल निर्यात से प्रतिबंध हट रहे हैं, उसे उसका जब्त किया हुआ पैसा वापस लौटाया जा रहा है। पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन की योजना बनाई जा रही है। अमेरिकी ब्लॉकेड हटाया जा रहा है। अमेरिका ने यह वादा भी कर दिया है कि वो फिलहाल ईरान को उसके प्रॉक्सी संगठनों की मदद बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहेगा। अब ईरान इजराइल का कट्टर दुश्मन माना जाता है और कई विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं कि अपने कट्टर दुश्मन को बातचीत में जीतता हुआ देखकर इजराइल इस डील को तोड़वाना चाहता है और इसीलिए उसने लेबनान पर हमले जारी रखे। खैर, इन सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना एक और दुश्मन बढ़ा लिया और वो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पूरी हेकड़ी निकाल दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इटली के एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए ये कहा कि फ्रांस में G7 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। पर बाद में उन्हें उन पर तरस आ गया और उन्होंने प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ फोटो खिंचवा ली। इसका ये वीडियो भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मेलोनी का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने इटली का अपमान किया है।